अक्षय शिंदे एक ऐसा आरोपी था जिसकी 4 बीवियां थीं। उनमें से एक बीवी ने तो सेक्सुअल अब्यूज करने तक का आरोप लगाया था। वैसे अक्षय शिंदे पर आरोप तो ये भी था कि उसने बच्चियों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। अक्षय ने जिन 2 बच्चियों का सेक्सुअल हरेसमेंट किया था, जो आरोप जिन बच्चियों के सेक्सुअल हरेसमेंट के लगे थे, उनमें से एक की मां ने एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। वो कहती हैं ये तो होना ही था, उसे एक न एक दिन सजा मिलनी थी। अच्छा हुआ कि उसकी मौत हो गई। ऐसे राक्षस को मरना ही था। बच्चियों से रेप करने वालों को तुरंत फांसी देनी चाहिए। वैसे हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर 25 सितंबर को अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस घटना को एनकाउंटर नहीं मान सकते हैं, पहली नजर में गड़बड़ी दिख रही है। आरोपी ने अचानक रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायर कर दिए। ये कहानी समझ से परे है। रिवॉल्वर अनलॉक कैसे हुई? कोर्ट ने 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को नहीं संभाल पाए? वो बहुत मजबूत आदमी नहीं था और उसे हथकड़ी भी नहीं लगी थी। दूसरा सवाल, अगर सेल्फ डिफेंस जैसी हालत थे तो आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सिर में गोली क्यों मारी गई? तीसरा सवाल, गोली चलाने वाला अफसर ये नहीं कह सकता कि उसे पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना है। उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना है। चौथा सवाल, गोली कितनी दूरी से चलाई गई? अक्षय की चलाई 2 गोलियां और उसके सिर में लगी गोली कहां गई? असल में मुंब्रा बाईपास पर 23 तारीख को आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने बताया कि शाम तकरीबन 5:30 बजे जो उसकी पूर्व पत्नी थी, उससे रेप मामले में जांच के लिए ठाणे पुलिस आरोपी को तलोजा जेल से बदलापुर ले गई थी। शाम 6:15 बजे के करीब जांच के बाद जेल से लौटते वक्त आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की रिवॉल्वर छीनी। आरोपी ने 3 गोलियां चलाईं। गोली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की जांघ पर लगी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने सहयोगी पुलिस वालों की जान बचाने के लिए आरोपी पर एक गोली चलाई, जो अक्षय के सिर में लगी। बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर के बावजूद वैन नहीं रोकी गई और ड्राइवर गाड़ी दौड़ाता रहा और अस्पताल जाकर ही वो गाड़ी रुकी, जहां आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया। अब अदालत पूछ रही है कि पुलिस की पिस्तौल अनलॉक क्यों थी? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? लेकिन इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो सारा जोर था वो पुलिस की इस कार्रवाई के बचाव में लगता है। बदलापुर में हुए एनकाउंटर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पुलिस के समर्थन में उखड़े रहे। 23 सितंबर यानी कि सोमवार क्राइम ब्रांच दफ्तर थाने दोपहर के 2:30 बजे सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे पुलिस वैन में अपने 3 जूनियर पुलिस वालों के साथ तलोजा जेल के लिए निकलते हैं। संजय शिंदे के साथ इस पुलिस वैन में जो बाकी 3 पुलिस वाले थे, एपीआई नीलेश मोरे, हवलदार अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े। पुलिस वैन का ड्राइवर एक एक्स सर्विसमैन था। शाम करीब 5:30 बजे तलोजा जेल जो है मुंबई में, वहां पर संजय शिंदे और उनके साथी शाम 5:30 बजे तलोजा जेल में बंद बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे को रिमांड पर लेकर वैन में बैठ जाते हैं। बदलापुर स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण के मामले का खुलासा होने के बाद अक्षय शिंदे की जो पत्नी है, उन्होंने भी अक्षय के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। ये शिकायत जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर थी। इसी शिकायत पर ठाणे की क्राइम ब्रांच अक्षय को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेकर जा रही थी। वैन में आगे ड्राइवर के बराबर में खुद सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे बैठे थे, जबकि वैन के पिछले हिस्से में बाकी 3 पुलिस वालों के साथ अक्षय शिंदे था। शाम 6:25 पर वैन मुंब्रा बाईपास से गुजर रही थी। ये पूरा इलाका बेहद सुनसान है। अक्सर यहाँ लूटपाट हुआ करती हैं। ना आसपास में कोई बस्ती है और ना ही कोई दुकान। दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और ठीक तभी चलती वैन में गोली चलती है। संजय शिंदे के मुताबिक वैन के पीछे बैठे नीलेश मोरे ने सबसे पहले उन्हें फोन किया और कहा कि अक्षय शिंदे जोर जोर से चिल्ला रहा है और झगड़ा कर रहा है। वो बार बार यही पूछ रहा है कि उसे कहां ले जा रहे हैं। ये सुनते ही संजय शिंदे ने वैन रुकवाई और खुद भी पीछे जाकर उन चारों के साथ बैठ गए। संजय शिंदे के मुताबिक उसी दौरान अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की कमर की पैंट खुशी सरकारी जो पिस्टल थी उसे छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी के दौरान अचानक मोरे की पिस्टल लोड हो गई और उससे गोली चल जाती है। गोली मोरे के बाएं पैर में लगी, जिससे वो नीचे गिर गए। इसके बाद अक्षय शिंदे ने 2 और गोलियां चलाई, लेकिन सौभाग्य से वो किसी को लगी नहीं।
इसी के बाद मैंने अपने और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए अपनी पिस्तौल से अक्षय की तरफ एक गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। फिर उसके हाथ से पिस्तौल छूट गई थी। फिर हम गाड़ी लेकर पास के ही छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल कलवा पहुंचे, जहां हमें बाद में पता चला कि अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। नीलेश मोरे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। बाकी 2 और पुलिस वालों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, क्योंकि उन दोनों का बीपी बढ़ गया था और उन्हें एंजाइटी होने लगी थी। वैसे पुलिस की इस कार्रवाई पर अब सवाल उठने का काम हाईकोर्ट ने किया। ये सारा जो बयान था, जो भी मैंने बताया, ये सीनियर अधिकारी ने दिया जो उस वक्त मौजूद थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह तक कह दिया कि यह एनकाउंटर ही नहीं है था। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी के सिर में गोली कैसे लगी, वो भी तब जब पुलिस को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां मारनी है। आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह एनकाउंटर तो नहीं लग रहा है, इसकी परिभाषा अलग होती है। वैसे देश में इन दिनों एनकाउंटर की बाढ़ सी आ रही है, जिसे लेकर कोर्ट सख्त हो गया है। चलिए जानते हैं कि एनकाउंटर का क्या मतलब होता है और ये भी समझते हैं कि कानून की नज़र में एनकाउंटर की कितनी हैसियत है, उसका जो कानून के अंदर एनकाउंटर है भी या नहीं मौजूद है इस शब्द का मतलब। क्या आम आदमी को भी सेल्फ डिफेंस में किसी को मारने का हक होता है, या अधिकार सिर्फ पुलिस को मिला हुआ है कि किसी को मार सके? पहले ये जानते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा है। वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा कि आरोपी के पीछे 4 पुलिस वाले थे। फिर ये कैसे संभव है कि एक कमज़ोर आदमी को काबू वो नहीं कर पाए, और भी गाड़ी के पिछले हिस्से में आरोपी के आगे 2 पुलिस वाले और बगल में 2 पुलिसकर्मी थे। हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या सीधे सिर में गोली मार देते हैं। हाई कोर्ट ने पिस्तौल पर आरोपी की उंगलियों की जांच करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते, उसकी परिभाषा अलग होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की बंदूक अनलॉक क्यों थी? आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर गोली क्यों मारी गई? हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई? वैसे एक शब्द जो अक्सर अब हमें सुनने को मिलता है वो है एनकाउंटर। उसका मतलब आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि एनकाउंटर शब्द का मतलब संघर्ष, सामना, मुकाबला, भिड़ंत, लड़ाई, समागम, आमना सामना, ये सारे जो शब्द हैं ये एनकाउंटर वर्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं। आमतौर पर एनकाउंटर या मुठभेड़ शब्द का मतलब है पुलिस या सशस्त्र बलों की कार्रवाई में किसी आतंकवादी या अपराधी को मार गिराना। आमतौर पर एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल दक्षिण एशिया में होता है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान में 20वीं सदी से हो रहा है। भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, ये कानून की नज़र में वैध नहीं था। एनकाउंटर की स्थिति में पुलिस सबसे पहले अपराधी को चेतावनी देती है, हवाई फायर करती है। अगर वो नहीं रुकता तो उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैरों पर गोली मारी जाती है। तब भी अगर स्थिति कंट्रोल में ना आए तो पुलिस शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है। कई बार जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो वो बचने के लिए फायरिंग करता है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में भी अपराधी को पुलिस गोली मार देती है। मगर इस दूसरे तरह के एनकाउंटर में भी शरीर के निचले हिस्से में, जैसे कि पैर में गोली मारी जाती है, वैसे भारतीय संविधान के तहत एनकाउंटर शब्द का कहीं उल्लेख है ही नहीं। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षा बलों और आतंकियों या पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में आतंकियों और अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ कायदे कानून ज़रूर हैं जो पुलिस को ये ताकत देते हैं कि अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को जायज़ ठहराया जा सकता है। ये शब्द आज़ादी से पहले अंग्रेजी राज के दौरान आया था। उस वक्त बागियों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार इसका इस्तेमाल करती थी। पंजाब में आतंकवाद फैलने के दौरान भी ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा था। आमतौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई आत्मरक्षा के दौरान कार्रवाई का जिक्र ही करती है। आपराधिक संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो ऐसे हालत में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है।
नौसेना के एक कमांडर के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1959 का एक केस कोर्ट में चला था। इस मामले में नौसेना कमांडर कावस मानिकशा नानावटी पर अपनी पत्नी के प्रेम आहूजा की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। धारा 302 के तहत आरोपी कमांडर नानावटी को शुरू में जूरी द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया और मामले को बेंच ट्रायल के रूप में फिर से चलाया गया। उस वक्त प्राइवेट डिफेंस का मामला खूब चर्चा में रहा था। इस विषय पर अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम भी बन चुकी है। बहरहाल पुलिस एकेडमी या अन्य ट्रेनिंग में भी पुलिस को ये सिखाया जाता है कि एनकाउंटर के दौरान अपराधी के पैर में गोली मारी जानी चाहिए। हालांकि कई बार पुलिस की गोली से अपराधी की मौत हो जाती है, तब पुलिस ये कहकर बचाव करती है कि अपराधी के भागने को रोकने के लिए गोली चलाई गई, मिस फायर हो गई या अपराधी के सीने या सिर में गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे मामलों में चूक का अंदेशा बना रहता है जिसका पुलिस फायदा उठाती है। कानून किसी भी अपराधी को सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं देता है। सजा पर फैसला अदालत करती है। यही वजह है कि एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। इतने ही नहीं, कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन होना जरूरी है। अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है। वैसे साल 1997 में जस्टिस वेंकट चलैया ने कहा था कि कई जगहों से और गैर सरकारी संगठनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस के फर्जी एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है तब तक वो हत्या मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करते हुए कहा था, एनकाउंटर की जांच जरूरी की थी। जांच स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य होनी चाहिए। अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिस कर्मी को निलंबित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित जो है सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है। वैसे इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 96 से 106 में प्राइवेट डिफेंस की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ विशेष हालात में एनकाउंटर को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। यह कानून देश के हर नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो पुलिस हो या आम आदमी। अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बशर्ते ये साबित हो जाए कि हत्या में किसी तरह का कोई मोटिव नहीं था। पुलिस को भी अगर कोई अपराधी भाग रहा है या गोली चला रहा है तो उसे घायल करने का अधिकार है। वैसे बात अगर आंकड़ों की करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 1997 के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्य और संघ क्षेत्रों के थाना प्रभारी को मुठभेड़ में मौत की सूचना उचित ढंग से दर्ज करनी चाहिए। अभियुक्त की मृत्यु के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि पुलिस खुद मुठभेड़ में शामिल है, ऐसे में इसकी जांच राज्य सीआईडी जैसे किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई। ऐसा नहीं, और इसके अलावा ऐसी जांच 4 महीनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। ऐसे मुकदमे जो है उनकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर ऐसे मामलों में मरहूम के अक्षित्रों को जो उसके रिश्तेदार हैं उनको मुआवजे देने पर विचार होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या के संज्ञान में मामलों में पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर एफआईआर दर्ज हो। पुलिस कार्रवाई के कारण हुई मौतों के सभी मामलों की मजिस्ट्रेट जांच 3 महीने में कराई जानी चाहिए। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 48 घंटे में एनकाउंटर की सूचना एनएचआरसी को देनी चाहिए। एनएचआरसी के अनुसार देश में 2002 से 2008 के बीच फर्जी एनकाउंटर के 440 मामले सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा यूपी में 231, राजस्थान में 33, महाराष्ट्र में 31, दिल्ली में 26, आंध्र प्रदेश में 22 और उत्तराखंड में 19 मामले हुए। वहीं अक्टूबर 2009 से लेकर फरवरी 2013 के बीच
फर्जी या विवादित एनकाउंटर के सबसे ज्यादा 555 मामले सामने आए हैं। इनमें भी यूपी 138, मणिपुर 62, असम 52, पश्चिम बंगाल 35 और झारखंड 30 सबसे ज्यादा ऐसे एनकाउंटर हुए। 2002 से 2013 के बीच यूपी में सपा और बसपा की सरकार थी। 2016 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ में हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 110, असम में 79, झारखंड में 52 मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया। लद्दाख इकलौता ऐसा जगह है हमारे देश में जहां इन सालों में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल ऐसे राज्य हैं जहां बेहद मामूली संख्या में एनकाउंटर हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में गैर सरकारी मिशन जिसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, इसमें एनकाउंटर को बड़ी तादाद में अंजाम दिया गया। 8,442 एनकाउंटर में से 3,300 अपराधी घायल हुए। मीडिया सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर पुलिस एनकाउंटर कर देती है, ऐसी कई चीजें भी सामने आई। पुलिस का काम अपराधी या आरोपी को पकड़ना है, उसे मौके पर सजा देना उसका काम नहीं है। इसी साल जून में मोहाली में सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब में 1993 में हुए फर्जी मुठभेड़ मामले में पंजाब के पूर्व डीआईजी दिलबाग सिंह को 7 साल की जेल और रिटायर्ड डीएसपी गुरबचन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सुनाने में करीब 31 साल लग गए। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा पर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोप लगे थे। इस मामले में प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी साल मार्च में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत दे दी है। अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे वैसे पहले भी विवादों में रहे हैं। महाराष्ट्र के डीजी के पास उन्हें बर्खास्त करने का प्रपोजल भेजा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। संजय शिंदे पहले मुंबई पुलिस में थे, फिर 2012 में उन पर दिल्ली के कारोबारी अरुण टीकू के मर्डर के आरोपी को भगाने में मदद करने के आरोप लगे थे। आरोपी विजय पलांडे अंडरवर्ल्ड डॉन संतोष शेट्टी की गैंग में रह चुका था। विजय पलांडे के पुलिस हिरासत से भागने के बाद संजय शिंदे से पूछताछ की गई थी। उनकी वर्दी उस गाड़ी में मिली थी जिससे विजय पलांडे फरार हुआ था। संजय शिंदे ने 2017 में वसूली के एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे से गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच में रहते हुए वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ भी काम कर चुके हैं। आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने अपने पुलिस करियर के दौरान करीब 100 से ज़्यादा क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया था। गैंगस्टर छोटा राजन की गैंग के मेंबर लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस केस में कुल 13 पुलिस वाले दोषी करार दिए गए थे। शर्मा ने 35 साल के करियर के बाद जुलाई 2019 में मुंबई पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। 2 महीने बाद ही वो महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने नालासोपारा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1980 से 2010 के बीच सिर्फ मुंबई में 200 से ज्यादा आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। उस वक्त विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले और दया नायक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा मिला हुआ था। ये सारी चीजें एनकाउंटर को लेकर सामने आई, लेकिन जिस तरीके से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ वो एक फिल्मी कहानी लगती है। मतलब आप खुद सोचिए कि एक गाड़ी के अंदर पुलिस वाले मौजूद हैं, हाथ में बंदूक है और एक ऐसा शख्स जो एक अपराधी है, और ऐसा अपराधी जिसका कोई उस तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है जहां पे वो हथियार चलाता हो। ऐसे एक अपराधी के ऊपर कहा जाता है कि उसने बंदूक निकाली और उसने फायर कर दी। हालांकि कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि किस तरीके ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो बंदूक चलाने का जिसको आदी ना हो, वो गाड़ी जो बंदूक है उसको एकदम फायर कर दे। अदालत ने इसमें कई सवाल उठाए, पुलिस को इस पर जवाब देने हैं। अब इस पूरे केस में तफ्तीश हो रही है। जो भी इस केस में अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस पूरे एनकाउंटर के केस के ऊपर, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक रेप के आरोप लगे थे, बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा था इस शख्स के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर भी आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।